है ना। लॉन्ग लिव इंडिया, हमारा देश अमर रहे, जय हिंद, हिंद की जय हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है, एक बारी वंदे मातरम सब लोग बोल दो, वंदे मातरम हो जाए एक बारी क्लास में। क्या बात है, क्या बात है ना। क्या बात है, वाह। विवला विवला इंडिया, क्या बात है, वाह। विवला फ्रांस आप लोगों ने पढ़ी थी स्टोरी, आई बिलीव उससे इंस्पायर्ड है आप। ठीक है, फाइन, चलिए शुरू करता हूं फिर आज की लास्ट स्टोरी है माय मदर एज 66। बहुत ही प्यारी पोम है, एक पोइनियंट सी पोम है, मार्मिक आपको लगेगी इन अ वे। जब आप इस पोम को पढ़ेंगे तो आपको टचिंग जरूर महसूस होगा इन अ वे, थोड़ा सा सैडनेस आपके मन में आएगा, you'll बी टच्ड आई वुड से। वंदे मातरम मुझे बहुत सारे बच्चों का दिख रहा है यहाँ पर, और आई कैन नॉट एज्यूम बट से कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत बड़े देशभक्त हैं भाई, होना भी चाहिए, है ना। बिल्कुल, जिस माटी के हो उस माटी से लगाव होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए, हियर वी बिगिन। गेम स्टार्ट कर रहा हूं छोटा सा। आप लोगों के सामने चार छोटे छोटे पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लिटरेचर के कौन से जॉनर से बिलोंग करते हैं, किस तरह का लिटरेचर वो है, बेसिकली ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आप आराम से कर पाएंगे, एक बार ट्राई करिए। हियर वी बिगिन। सबसे पहला ये रहा। Cinderella lived with her stepmother and her two stepsisters. They were very mean to Cinderella, making her work all day cleaning, sewing and cooking. दूसरा है, Karan couldn't believe that he created the world's first time machine. He couldn't wait to use it to visit his mother in the past. The detective struggled to explain Naina's disappearance. That was when he received a shocking phone call about Naina. Last, Aryan jumped with fear when the door closed on its own. He looked at the mirror and saw a scary figure behind him. चारों को एक बारी ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन से आपको जॉनर से लगते हैं, है ना, किस तरह की लिटरेचर ये है। बस ये आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, आसान काम है बहुत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रीटी इजी आई बिलीव। आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, वंदे मातरम। ठीक है, पहला क्या है, पहली क्या है सबसे पहले, हाँ बहुत अच्छे, सबसे पहला इज करेक्ट, फेरी टेल है, बिल्कुल, है ना। सिंड्रेला की फेरी टेल सुना होगा आप लोगों ने ना, तो सबसे पहले तो फेरी टेल है, करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, ये एक फेरी टेल है। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है बच्चा पार्टी, कमान, दूसरी बताओ जल्दी से, बता सकते हो तो दूसरी बताओ जल्दी से, दूसरी क्या है। हाँ, करण कुडंट बिलीव दैट ही क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम मशीन, टाइम मशीन से जुड़ी हुई है, यानी कि क्या हो गया बच्चा पार्टी, इसको आप बोलते हैं साइंटिफिक फिक्शन, और शॉर्ट में आप बोलते हैं साइफाई, साइंटिफिक फिक्शन बोला जाता है ना, टाइम मशीन वगैरह बन रही है। नेक्स्ट है, डिटेक्टिव स्ट्रगल टू एक्सप्लेन नैना's डिसअपीयरेंस। डिटेक्टिव है और वो नैना की डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना। देन ही रिसीव्ड अ शॉकिंग फोन कॉल अबाउट नैना। ये क्या है भाई, ये वाला ही बता दो, कम ऑन ट्राई करो एक बारी बस। मिस्ट्री, हाँ हाँ, मिस्ट्री बोल सकते हो, थ्रिलर बोल सकते हो, है ना, मिस्ट्री बोल सकते हो, थ्रिलर बोल सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, राइट, करेक्ट है। लास्ट वाला बताओ, आर्यन जंप विद फियर व्हेन द डोर क्लोज्ड ऑन इट्स ओन। आर्यन डर से एकदम कूद गया जब दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। He looked at the mirror and saw a scary figure behind him. उसने मिरर पे देखा और एकदम से एक डरावना फिगर देखा अपने पीछे। हॉरर, करेक्ट, बिल्कुल, है ना, भूतिया मूवीज। फाइन, तो ये आपने अलग अलग टाइप ऑफ जॉनर्स ऑफ लिटरेचर देखे यहां पर, बड़ा इजी सा गेम था, आई बिलीव आपने बड़े अच्छे से करा भी उसको, है ना, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं, चलिए, आशा करता हूं आप लोगों ने चारों सही आंसर्स दिए होंगे। एक बारी मुझे बताओ आप लोगों ने कितने आंसर सही दिए इसमें, एक बारी मुझे बता दो फटाफट से, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बताइए, बताइए 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 बताइए। चारों, चारों सही। सर, हाउ टू ओवरकम शाइनेस, बोलिए, अपने दोस्तों के बीच में कम से कम जाहिर करिए खुद को। अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे ना तो शाइनेस कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो शाइनेस, और मैं तो नेचुरली एक शाय इंसान हूं, मतलब मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो, तो मैं तो नेचुरली एक शाय इंसान हूं। इवन आज भी मैं बहुत सारे लोगों के बीच में कई बार बहुत ही शाय सा महसूस करता हूं। इंट्रोवर्ट हूं मैं जनरली, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कई जगह मेरे को लगता है मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, बट इन एनी केस मैंने थोड़ा सा लोगों के साथ ओपन अप होना सीख लिया ओवर टाइम, बातचीत करना सीख लिया, फाउंड माई कंफर्ट इन इट, मतलब उसमें आराम मिल गया है मुझे। तो आप लोग भी कोशिश करिए, है ना, कोई गलत बात नहीं है शाय होना। शाइनेस इज नॉट अ वीकनेस, ये समझ लो, शाइनेस वीकनेस नहीं है, तो उससे छुटकारा ना पाओ, उसके साथ साथ अपना एक नेचर ऐसा भी डेवलप कर लो जब आपको जरूरत हो तो लोगों से आप बातचीत कर पाओ, है ना, समझ में आई बात। यस, मी टू, अस अस अस, आई एम ऑल्सो शाई। ठीक है,
फाइन। एम्बीवर्ट, हाँ करेक्ट, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, एम्बीवर्ट होना मतलब जब जरूरत हो तो आप बातचीत करो लोगों से, आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बिहेव करो, वैसे आप जैसी आपकी नेचर है वैसे आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए स्टार्ट करता हूं इस पोम को जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये जो माई मदर एट 66 है, ये जो माई मदर एट 66 है बच्चा पार्टी, ये पोम ये आप लोग लिखिए कमला दास मैम ने, और बहुत ही प्यारी पोम है, बहुत ही पॉइनियंट पोम है। वीडियो रेडी है? ठीक है, जब मैं बताऊं तो आप प्ले कर देना, ठीक है ओके। ये जो पोम है लिखी है कमला दास मैडम ने। कमला दास इंडियन एक राइटर है और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर रही हैं, बहुत सारी पोम्स इन्होंने लिखी हैं। एक हाउस होल्ड मतलब ये मानिए कि घर के काम से शुरुआत करी इन्होंने अपनी, घर के काम करते करते उन्होंने पोएट्री लिखनी शुरू करी और एक बहुत बड़ी पोएट ये बनी बेसिकली, ऐसा मानिए। ये बिलोंग करती हैं बच्चा पार्टी केरला से, इनका होम टाउन है केरला। इनफैक्ट जो स्टोरी का रूट है, इस पोम की जो रूट है वो भी केरला से ही है। तो इस पोम में आप देखते हैं, एक बारी ब्रीफ आइडिया देता हूं आपको। इस पोम में क्या होता है कि कमला दास मैडम जो है वो बाहर रहती हैं केरला से, अपने जहां उनका होम टाउन है वहां से कहीं शिफ्ट हो गई हैं अपने काम के सिलसिले में। अब वो वेकेशन पे अपने घर आती हैं केरला में, जहां पर उनकी मम्मी उनको मिलती हैं जो कि अब काफी बुजुर्ग हो चुकी है। कुछ समय वहां बिताने के बाद अपने घर में वो वापस अपने काम के लिए निकल जाती हैं और उनकी माताजी उनको कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती हैं। केरला से, उनके होम टाउन से जो कोचीन एयरपोर्ट है वहां तक कार में छोड़ने के लिए जाती हैं। जब कार में वो जाती है छोड़ने के लिए इनको, तो वो पाती हैं मतलब कार में जब ये दोनों बैठे होते हैं रास्ते में जाते हुए, तो उनकी माताजी ऐसे सो जाती हैं कार में बैठे बैठे, और कमला दास उनकी तरफ जब देखती हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार मेरी माताजी तो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, मेरी माताजी इतनी बुजुर्ग हो गई हैं कि शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है जीने के लिए। और जब ये उनको रियलाइजेशन होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, एकदम से बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि जब आपको, और आपके लाइफ में भी आई होप कभी ऐसा ना हो, लेकिन ये दुख ये आता जरूर है सबकी लाइफ में, जब ये रियलाइजेशन होता है ना कि आप अपने किसी करीबी को खो दोगे, इससे बड़ा दुख नहीं होता भाई को। ये बहुत चोट और बहुत तकलीफ दे होता है कि आप अपने किसी करीबी को खो दोगे। और मां से ज्यादा करीब कौन होता है? मां तो सबसे ज्यादा करीब होता है ना, तो मां से ज्यादा करीब कोई होता नहीं है। और मां का ये पता चले कि यार माता ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगी तो कितना दुख होता है, मतलब ये सोचिए। तो एकदम से इनको रियलाइजेशन होता है, और ये जो रियलाइजेशन इनको होता है इसके बाद साथ साथ इनको डर भी लगता है एकदम से कि मैं माताजी को शायद खो दूं। कमाल की बात है कि इस समय पर, इस आखिरी समय पर लगभग बिल्कुल इनको रियलाइज होता है कि माताजी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है उनके पास रहने के लिए। इस आखिरी समय पर उनके साथ भी रहना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उनके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ काम धाम होता है, इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ता है अपनी माताजी को। इन अ वे उनके मन में गिल्ट भी है बहुत कि मैं अपने माताजी, अपने मम्मी पापा को ऐसे समय में जब उनको जरूरत है मेरी, तब उनके साथ नहीं हूं मैं, इस आखिरी समय में इनके साथ नहीं हूं मैं। तो ये थोड़ी सी पॉइनियंट, पॉइनियंट मतलब होता है मार्मिक, जो थोड़ा सा दुख, जिसको आपको पढ़ के ना टचिंग महसूस हो, आपके, आपका हिट स्ट्राइक करे, आपका इमोशनल जो इमोशनल पोर्शन है ना, आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है एकदम से वो आपको अपील करे। तो ये बेसिकली ऐसी पोम है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है पढ़नी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हम सबको रियलाइज होता है कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, जो हमारी फैमिली में कुछ खास रिलेशंस हैं हमारे, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कुछ आप इसको पोम को जोड़ सकते हो देख के, ऐसे जैसे आपने ग्रेड 11 में एक स्टोरी पढ़ी थी, माई मदर, हाउ आई नहीं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपने पढ़ी होगी ना। तो वो जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वाली है वो आपने जो पढ़ी है, एक सेकंड दीजिए मुझे। हेलो राजेश जी, मैं अभी क्लास में हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, जो पेमेंट है वो तभी हो जाएगी, ठीक है? हाँ वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर में कर पाऊंगा, अभी क्लास में हूं मैं, 1 घंटे बाद आपको कर पाऊंगा। जो भी आप है सैंपल वगैरह ले लो। शॉर्ट में नहीं समझ पाते आप, बात है ना। हाँ जैसा जैसा करोगे वैसा कर देंगे, लेकिन अभी बाद में कॉल करूंगा आपको, अभी आप जो जोरी काम है वो कर लो। हाँ जी, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मूविंग ऑन। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी जो मैंने बोली, एक शॉर्ट समरी जो आपको दी वो समझ में आई। एक बारी बताओ मुझे फटाफट से, थम्स अप दो, फिर हम आगे चलते हैं। जिसका जन्म हुआ है डेथ तो होगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लाइफ का रियलिटी है, ट्रुथ है लाइफ की, बिल्कुल सही बात है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। फोटोग्राफ भी, हाँ करेक्ट, फोटोग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही था, करेक्ट बात है बिल्कुल। फोटोग्राफ भी बिल्कुल ऐसी थी, करेक्ट बात है ना? यस, ठीक है। ऑल राइट देन, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन।
फाइन। तो आप लोगों को एक शॉर्ट में अगर थीम बताना उसका, तो क्या थीम है? एजिंग एंड मोर्टेलिटी। एजिंग मतलब समय के साथ धीरे धीरे एज आती है, लोगों की एज उम्र बढ़ जाती है, और मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु निश्चित है ना? ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो, चेरिश लव्ड वंस एज टाइम इज फ्लीटिंग। टाइम जो है ना टेम्परेरी है, बहता हुआ है, बहुत जल्दी गुजरता है। तो आपके जो भी लव्ड वंस है उनको प्यार करिए, उनको के साथ जो मूवमेंट्स है उनको एंजॉय करिए। टोन, नॉस्टैल्जिक और मेलांकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोन में आप बहुत फंसते हो, तो टोन जो पोम की ओवरऑल पढ़ के आपको फील हो ना, भावना जो जैसा इमोशन महसूस हो वही टोन हो जाती है। इस पोम को पढ़ के आपको नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब जब आप पुरानी मेमोरीज को याद करें, और मेलांकलिक मतलब सैडनेस, थोड़ा दुख दुख वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला आप समझते होंगे, आशा करता हूं। अब आगे चलते हैं, चलिए और स्टार्ट करता हूं इस पोम को। बट बिफोर आई मूव हेड, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो प्ले करना चाहता हूं। इस पूरी पोम का थीम ही वो है ना? इस पूरी पोएम का एक तरह से पूरी पोएम जो है ना, वो आप इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे आप इसको, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा पोएम का। एक बारी महसूस होगा आपको एक्सप्रेशन, एक बारी देखिए इस छोटी सी वीडियो को। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। शुड आई बिगिन? मैं स्टार्ट करूं क्या? थम्स अप दीजिए, एक बारी स्टार्ट कीजिए प्लीज। थम्स अप दे दो मुझे अगर आप लोग रेडी हैं तो। बताओ फटाफट से, थम्स अप दो, थम्स अप दो, कमान। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, हियर वी बिगिन। My Mother at 66 by Kamla Das. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors, open mouth, a face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. The merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. Wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood's there. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. I'm sure. ऑल राइट, तो आशा करता हूं आप लोगों ने इस छोटी सी पोम को इस वीडियो के थ्रू समझा होगा, और आपको इमोशन पास ऑन हुआ होगा। क्या इमोशन होता है? आई कैन सी आपके रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको महसूस हुआ होगा। थोड़ा सा सैड जरूर है ऑफ कोर्स, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना? तो एनीवे, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक बार। ये इमोशन जो है ना, इसको ही महसूस करना जरूरी है दोस्तों। कल हम लोग बहुत हंसे खेले, खूब कूदे हम लोग। आज चलिए इस इमोशन को महसूस करते हैं एक बारी। कमला दास जी ने जो पोएम लिखी है ना, बहुत ही प्यारी पोएम लिखी है। स्टार्ट करते हैं उसको, है ना? बिफोर आई से एनीथिंग मोर, एक बारी हम पोएम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, तो पोएम पढ़ने का तरीका ये होता है भाई, आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी पोएम्स। पोएम पढ़ने का तरीका होता है, एक बारी पूरी पोएम खुद से पढ़िए, और उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको डिक्शनरी से कंसल्ट कर लो, और फिर एक बारी खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए पोएम को। क्योंकि पोएम के लिए बोला जाता है, जिसने लिखी है ना, सिर्फ उसका जो नजरिया है उससे नहीं, हर एक इंसान जो पढ़ता है उसका अलग अलग नजरिया होता है पोएम को पढ़ने का और जानने का, और सारे नजरिए, सारे इंटरप्रिटेशन सही होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप जो समझें किसी पोएम को पढ़ के, वो बिल्कुल अलग हो उस पर्सपेक्टिव से, जिस पर्सपेक्टिव से लिखा गया हो वो। कोई गलत बात नहीं है, और हम लोग अपने तजुर्बे से सीखते हैं ना। पोएम तो इमोशन होती है। पोएम के लिए बोला जाता है, जब आपके मन के जो इमोशंस हैं उनको शब्द मिल जाए तो पोएम बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon,
and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ये पूरी पोम है, एक बारी देखते हैं, अब इसका बारी बारी से मीनिंग समझते हैं इसका, है ना, बारी बारी से एक बारी समझते हैं क्या मतलब है इसका। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है पहले उसका मतलब बताता हूं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड मी मतलब नेक्स्ट टू मी, बराबर में। डोज मतलब होता है बच्चा पार्टी, स्लीपिंग, सोना। ओपन माउथ मतलब होता है खुले मुंह, ओपन मतलब खुला, माउथ मतलब मुंह। हर फेस एशन, एशन मतलब होता है बच्चा पार्टी कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, जब कलर ना हो किसी के चेहरे पे, बिल्कुल कलरलेस हो, पेल हो, ठीक है, पेल भी बोल सकते हो, पेल। ये किस वजह से, इलनेस की वजह से हो सकता है। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। ध्यान से देखिए, समझाता हूं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, वही जो आपने वीडियो देखी उसको दिमाग में रखते हुए समझिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट ड्राइव कर रही थी लास्ट फ्राइडे को, तो क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग के दिन मैं अपने पेरेंट्स से कोचीन एयरपोर्ट ड्राइव कर रही थी, कार में जा रही थी। आई सॉ, तब क्या हुआ, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माता जी को देखा। बिसाइड मी, मेरे बराबर में बैठे हुए, ऐसे मेरे माता जी मेरे बराबर में बैठी हुई थी। डोज, ओपन माउथ, डोज मतलब वो सो रही थी खुले मुंह के साथ। जैसे अक्सर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनको जब आप सोते हुए देखते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग खुले मुंह के साथ सोते हैं, तो उनका मुंह खुला था और वो सो रही थी, डोज कर रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और इस पॉइंट पे राइटर को, पोएट को कुछ हिट करता है, रियलाइज होता है कुछ। वो जब देखती हैं क्या अपनी माताजी के चेहरे को, अपनी माताजी का चेहरा देखती हैं, हर फेस एशन लाइक दैट, उनकी माताजी का चेहरा कुछ कुछ ऐसे था। एशन का मतलब होता है कलरलेस, पेल, जैसे कि एक डेड बॉडी का चेहरा होता है ना, डेड बॉडी, एक जीवित इंसान जो होता है ना, उसके चेहरे पे एक रौनक होती है ना, आपको समथिंग कुछ होता है चेहरे पे जिससे आपको बदलता है कि वो इंसान जीवित है। जब कोई इंसान गुजर जाता है ना, तो चेहरे पे एक अजीब सा पीलापन, एक कलरलेस सा चेहरा हो जाता है, जिससे समझ में आता है कि ये इंसान अब नहीं रहा। तो बोलती है मेरी माताजी का जो चेहरा था ना, वो कलरलेस, जैसे कि एक डेड बॉडी का चेहरा होता है ना, कुछ कुछ हल्का सा पीला और कलरलेस, ऐसा हो रहा था। ठीक है, मतलब उनको समझ में आया कि माताजी बुजुर्ग है। आगे देखिए, एंड रियलाइज विद पेन, और इस वक्त क्या रियलाइज होता है राइट पोएट को, एंड शी रियलाइजेस विद पेन, एकदम दुख के साथ, तकलीफ के साथ वो कुछ रियलाइज करती हैं। क्या रियलाइज करती हैं, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मेरी माताजी इतनी ही बुजुर्ग हैं जितनी दिखती हैं वो। अभी तक आप पता है क्या, ये बहुत ही आपको लगा यार ये क्या बात है, जितनी दिखती है उतनी बुजुर्ग है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सेंस सेज दैट। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ, जिनसे आप रोज साथ में रहते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनको कभी नोटिस ही नहीं करते। दिन महीने साल बीत जाते हैं, आप नोटिस नहीं करते कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, कि उनके बाल सफेद हो गए हैं, कि उनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, नोटिस नहीं करते आप, है ना। लेकिन आज पोएट ने नोटिस करा, जब उसने देखा कि यार मेरी माताजी तो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, इतनी बुजुर्ग हो गई हैं जितनी वो दिखती हैं, यानी कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई हैं, शी इज वेरी ओल्ड, है ना। बट अब ये वाला जो ख्याल है ना, शी इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बुजुर्ग हो गई है, बहुत डिस्टर्बिंग है। पता है क्यों, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि माताजी जो है ना अपनी आखिरी फेज ऑफ लाइफ में है शायद, और एंड शी डज नॉट हैव लॉन्ग टू लिव, शायद बहुत लंबा समय है नहीं माताजी के पास जीने के लिए, कुछ कम ही समय बचा है शायद माताजी के पास। अब सोचो यार, ये एज अ बच्चे के लिए ये कितना कितना डिफिकल्ट थॉट है यार। मैं तो सोचना भी नहीं चाहता, मतलब आई एम अ ग्रोन अप, लेकिन मैं तो सोचना भी नहीं चाहता कि कभी मेरे मम्मी पापा को ऐसा मैं महसूस करूं उनके लिए। भगवान की दुआ से दोनों हील एंड हेल्दी हैं, लेकिन कभी एक ख्याल आएगा, पॉइंट कभी ना कभी तो आएगा ही ना लाइफ में। तो मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता, कितना डिस्टर्बिंग थॉट है कि मम्मी पापा इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं आपको लग रहा है कि यार बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, शायद कि ज्यादा समय बचे ना। ये थॉट राइटर के दिमाग में, पोएट के दिमाग में आता है। अब क्या करती है वो, एज अ नी जर्क रिएक्शन, कोई भी क्या करेगा इस पॉइंट पे, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब एकदम से पोएट क्या करती है, soon put that thought away, soon मतलब जल्दी ही उसने इस ख्याल को, इस थॉट को she put away. Put that thought away का मतलब है diverted her attention, अपना ध्यान, अपना दिमाग कहीं और लगाया एकदम से उसने,
क्योंकि ये तो बहुत डिस्टर्बिंग थॉट है यार, ये तो किसी को भी परेशान कर देगा बहुत। तो इस थॉट से अपना दिमाग उसने हटाया, डाइवर्ट किया अपना टेंशन, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर जो पेड़ थे ना, पेड़, उनकी तरफ देखने लगी। यंग ट्री स्प्रिंटिंग बोला है, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। बाहर उसने कार से बाहर देखा कि जो नौजवान पेड़ थे, यंग ट्रीज थे बिल्कुल, वो दौड़ रहे थे। क्या मतलब है इसका भी समझाऊंगा। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है हैप्पी, खुश। चिल्ड्रन आपको पता ही है बच्चे, स्पेलिंग मतलब कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, कमिंग आउट क्विकली, मान लो एकदम तेजी के साथ आना, क्विकली आउट ऑफ देयर होम्स। क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल है ये पोएम ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। इमोशन समझना जरा क्या है इसका। तो बोलते हैं एंड रियलाइज विद पेन, एकदम से पेन से रियलाइज करते हैं, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक, की तो उतनी बुजुर्ग है जितनी दिख रही है, बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत उस ख्याल को इन्होंने डाइवर्ट किया उससे, अपने दिमाग को, उस ख्याल से अपने दिमाग को हटाना चाहा, और क्या किया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, कार की विंडो से बाहर देखने लगी। क्या देखा, और बाहर यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर देखा कि यंग ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं। क्यों लगा ऐसा, क्योंकि कार, ये एक मूविंग कार में है। जब मूविंग कार में कोई इंसान होता है तो खुद तेजी से चल रहा होता है, लेकिन बाहर जो पेड़ होते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे वो तेजी से भाग रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक मूविंग कार में है, इसलिए उनको बाहर के पेड़ चलते हुए दिखाई दिए, यंग ट्री स्प्रिंट करते हुए दिखाई दिए। स्प्रिंट मतलब दौड़ना, ठीक है, समझ में आया, बिकॉज शी इज इन अ मूविंग कार। दूसरा, और क्या देखा उन्होंने, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे, कुछ बहुत सारे खुश बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, तेजी से भागकर दौड़ के बाहर आ रहे थे, कुछ खुश बच्चे। ये जो था ना बेसिकली सीन, ये दृश्य देखो यहां पर कुछ ऐसा कि बहुत सारे बच्चे अपने घरों से स्पिल आउट कर रहे थे। स्पिल आउट, स्पिल क्या होता है भाई, जैसे आप लोग कभी कॉफी बहुत ज्यादा भर लो कप में तो नीचे गिर जाती है, उसको बोलते हैं स्पिल करना, लेकिन यहां पर ही बच्चों के लिए यूज किया गया टर्म। क्यों, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में एकदम तेजी के साथ बाहर आ रहे थे बच्चे, ये मतलब है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों दृश्य से पोएट ने अपना दिमाग तो डाइवर्ट कर लिया, लेकिन ये यूज क्यों किए हैं यहां पर पोएट ने क्यों यूज किए गए हैं दोनों एक्सप्रेशन, इसलिए कि वो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हैं। कार के अंदर जो उनकी माताजी बैठी हैं वो ओल्ड एज से ग्रस्त हैं, उनकी वाइटैलिटी, उनकी एनर्जी कम हो रही है, अप्रोचिंग डेथ है कुछ हद तक सिंबल, जो कार में दृश्य, जो साइट है, मतलब उनकी माताजी बहुत अंत के करीब है अपने। एज अपोज टू दैट, जो बाहर दृश्य है, जो यंग ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे बच्चे खुश बाहर आ रहे हैं अपने घरों से, वो क्या है, वो एक सिंबल ऑफ लाइफ है, वाइटैलिटी का, एनर्जी का, एंथुजियाज्म का सिंबल है, एनर्जी से भरे हुए हैं नौजवान लोग। तो एक क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट दिखती है कार के अंदर जो दृश्य है उसमें, और कार के बाहर जो दृश्य है उसमें। क्या है, समझ में आया आपको यहां तक? फिर मैं आगे चलता हूं, एक बारी मुझे बता दो प्लीज, एक बारी प्लीज मुझे बता दो। Diverted her attention how? By looking at the sight outside the car, कार के बाहर देखकर। अरे अरे यार, आप लोग ऐसे आंसू ना भाव यार, आप लोग, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को इमोशनल कर रहा हूं, और मुझे इस बात को बहुत दिक्कत होती है इस बात से कि मैं आप लोगों को ऐसे इमोशन से भर देता हूं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए यार, मुझे बहुत दुख होता है इससे। लेकिन ये आपकी स्टोरीज आपकी जान के डाली है एनसीईआरटी ने, इसीलिए कि आप, एक इंसान जो दुख को महसूस ना कर पाए ना, वो इंसान नहीं होता है ना। इंसान तो वही होता है जो दूसरे के दुख को समझ पाए, जो इमोशंस को समझ पाए, तभी तो आप एक अच्छे बेहतर इंसान बनते हो ना। तो इसलिए स्टोरीज, ये पोम्स आपके सिलेबस में डाली है सीबीएसई ने, और मेरी ड्यूटी है इनको अच्छे से बताऊं आप लोगों को। और ऑल दो आई नो कि ये थोड़ा सा पेनफुल है इनको पढ़ना, बट ये जो रियलाइजेशन कराती है ना, उससे आपकी लाइफ बदल सकती है भाई। मैंने जब से पढ़ी ना कुछ ये स्टोरीज, जब से मैं इन्वॉल्व हुआ लिटरेचर में, मेरी लाइफ को लेके जो अप्रिसिएशन है ना, वो बढ़ गई है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अक्सर बैठता हूँ, मैं रोजाना रोज घर जाके अपने मम्मी के साथ बैठता हूँ, पापा के साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैंने आज कौन सी स्टोरी पढ़ाई, आज मैंने बच्चों को ये वाली कहानी पढ़ाई, मम्मी वो बहुत खुश हुए। आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने ये वाली कहानी बताई। तो जब भी कुछ ऐसा होता है ना जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, जो मेरा दिन गया बेसिकली जैसा, वो मैं उनको साथ बैठ के बताता हूँ। मेरा बेबी भी साथ में बैठता है, मेरे मिसेज भी साथ में बैठते हैं, वी हैव अ वेरी गुड टाइम, हम उस मोमेंट को चेरिश कर पाते हैं। ये बहुत कम हुआ, ये अभी, मतलब ये पहले भी होता था, लेकिन अब मैं इसको एज अ रूल, मतलब रोजाना करने लगा हूं, एज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि हमारे पास वो लोग जो है ना, उनके लिए, उनके साथ बहुत ज्यादा समय नहीं होता हमारे पास, है ना। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, उसको जो भी मिले वो एंजॉय करना चाहिए, उसको चेरिश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो, ये चैप्टर थोड़ा इमोशनल है, आई नो, लेकिन जो चैप्टर्स आगे आएंगे उनमें मजा भी आएगा आपको, चिंता ना करो। हर तरह के चैप्टर्स है, स्टार्टिंग में थोड़े इमोशनल चैप्टर्स जरूर है, बट हाँ, आई थिंक आपको सिखाएंगे जरूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, आप समझ पाए होंगे इसको। अब आखिरी पार्ट है स्टोरी का, ध्यान से देखो इसका क्या होता है आखिरी पार्ट में।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये जो है ना कार में, इसने अपना ध्यान बाहर देख के पोएट ने अपना बटा लिया, ध्यान डाइवर्ट कर लिया अपना ध्यान। लेकिन फाइनली जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, ये अंदर जाती हैं, इनके सिक्योरिटी चेक हो जाते हैं और ये आखिरी बार अपनी अम्मा को देखने के लिए आती हैं। अम्मा ऐसे बाहर खड़ी होती हैं, ये आखिरी बार अपनी अम्मा को बाय बाय बोलने आती हैं जाने से पहले, है ना। तब क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूर खड़ी थी मैं अम्मा से। अम्मा वहां खड़ी थी जो सिक्योरिटी चेक के परे, मतलब दूसरी तरफ, और मैं इधर खड़ी थी क्योंकि अंदर एंट्री नहीं होती सबको। तो बोलती है कि अम्मा कुछ ही दूर खड़ी थी, सम यार्ड्स अवे, मतलब थोड़ी दूरी पे ही खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। मैंने उनकी तरफ फिर से देखा और उनके बारे में बताया गया दैट शी इज वॉन, वॉन मतलब अगेन कलरलेस, उनका चेहरा कलरलेस था, ठीक है। पेल मतलब, हाँ, वॉन मतलब आप ये मान लो, बल्कि इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है लगभग, ऐसा मान लो। इसका मतलब है डल और इसका मान लो कलरलेस। पेल वही जो पीछे था, एशन वाला मतलब था, ठीक है। उनका जो चेहरा था वो डल था, बिल्कुल रौनक नहीं थी उस चेहरे पे। पेल यानी कि कलरलेस था, कुछ कुछ पीला सा पड़ा हुआ, जैसे अगेन एक डेड बॉडी का होता है। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून क्यों बोला गया है भाई यहां पर? एज अ लेट विंटर्स मून मतलब विंटर में आपने कभी चांद को देखा है? सर्दियों में, भरी सर्दी में, बिल्कुल, है ना, भरी सर्दी में जब आपके चारों तरफ धुंध सी हो, उस वक्त चांद को देखो तो बहुत ही धुंधला सा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ धुंध, हेज, है ना, और मिस्ट वो होती है। तो चांद ना बिल्कुल, उसकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल धुंधली सी, डल सी दिखती है, चमकता नहीं है चांद, बिल्कुल, है ना, छिपा हुआ सा होता है धुंध के पीछे। ऐसे ही जैसे इसकी माता जी दिख रही हैं अभी। क्यों कंपेयर क्यों किया है लेट विंटर मून को? जैसे एक चांद धुंध में बिल्कुल ढका हुआ होता है, चांदनी उसकी कम दिखती है बिल्कुल, ऐसे ही माता जी की जो यूथफुल एक एनर्जी थी ना, जो यूथफुल फेस था उनका, नौजवान फेस जैसा था, वो बुजुर्ग एज की वजह से डल हो गया है। वो बुजुर्ग एज की वजह से उसकी शाइन, उसकी चमक खत्म हो गई है, बिल्कुल एक लेट विंटर मून की तरह दिख रही है वो। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि लेट विंटर मून भी डल दिखता है और माता जी भी अभी बुजुर्ग एज की वजह से डल दिख रही है। इन अ वे उनकी अप्रोचिंग डेथ का सिंबल है ये, उनकी मृत्यु जो शायद इंपेंडिंग है उसका सिंबल है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस, हाँ, इसके साथ पोम खत्म होती है। अब इस बात को फिर से उसने अपनी माताजी का चेहरा देखा जो कि कलरलेस दिख रहा है, और अब वो जाने वाली है। बहुत मुश्किल होता है भाई ये, सही में बहुत मुश्किल होता है जब आपको अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़े, स्पेशली एट दैट टाइम जब उनको आपको वो कमजोर दिख रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि आपको उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है, सॉरी। एनीवे, फिर क्या फील करती है पोएट? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। अब पोएट क्या महसूस करती है? ओल्ड, फेमिलियर मतलब होता है जिससे आप परिचित हो, एक्वेंटेड हो, जो आपने पहले भी महसूस किया हो। परिचित, एक मतलब पेन। पोएट वो पुराना परिचित पेन महसूस करती हैं, एक दर्द महसूस करती हैं पुराना कोई। कौन सा? चाइल्डहुड फियर, इनके बचपन का डर। क्या डर था ये? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। हम लोग बचपन में जब छोटे होते हैं ना, मतलब जब 1-2 साल के होते हैं हम, या थोड़ा और, या उसी टाइम के आसपास 4-5 साल तक भी, तो एक छोटे बच्चे को ना, जैसी उसकी मम्मी थोड़ी सी देर के लिए भी अलग होती है, चाहे वो मान ले रूम में है, रूम से किचन में भी गई, थोड़ी देर के लिए बच्चे की नजर से भी दूर होती है, तो बच्चे को डर लगता है, यार मेरी मम्मी मुझसे दूर ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाऊं मैं इनसे। रोने लगता है एकदम बच्चा, बहुत तेज तेज, है ना। जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है, तो उसको समझ में आता है, नहीं यार कुछ काम वाम करने जा रही है, ऐसे सेपरेट नहीं होंगे हम लोग। तो वो इस डर के ऊपर काबू पा लेता है। लेकिन बचपन में एक डर सबके मन में होता है ये, कि कहीं हमारे पेरेंट्स हमसे दूर ना हो जाए। बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है बच्चा इसके लिए। तो वो जो डर होता है ना बचपन का, एकदम से पोएट को वो याद आ जाता है कि यार मैं अपनी मम्मी से दूर ना हो जाऊं, यार मेरी मम्मी को खो ना दूं मैं एकदम से। वो बचपन का जो डर था उनका, जिससे वो पहले, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर यानी कि परिचित, और एक मतलब पेन, ये एक ऐसा दर्द था जिससे वो परिचित थी अच्छे से, बचपन में उन्होंने खूब महसूस किया था ये। लेकिन इसके बावजूद अब जाना तो है, जिम्मेदारियां तो ऐसी होती है ना यार, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जाना पड़ता है। मैं भी, मेरे साथ तो खुद हुआ है एक बारी। मैं मतलब देयर वाज अ टाइम जब मैं बैंगलोर में काम करता था। बैंगलोर में मेरी फैमिली यहीं पर दिल्ली में थी, और बैंगलोर में से मैं छुट्टियों में आता था। अब छुट्टी से जब मैं आता था तो 5-10 दिन की छुट्टियां होती थी, उसको बिताने के बाद बड़ा अच्छा लगता था यहाँ आकर। लेकिन जब जाना होता था वापस,
हे भगवान, वो क्या काम होता था यार। मैं किसी तरह अपने आंसू रोकता था, क्योंकि जब मैं निकलता था घर से तो मम्मी को तो बिल्कुल घबराहट हो जाती थी, मम्मी की तो बहुत ज्यादा ऐसी हालत हो जाती थी कि रोने से लगती थी वो। और अगर ऐसे टाइम पे मेरे भी आंसू निकल जाए तो फिर तो मम्मी बिल्कुल बिलक के फट जाए एकदम, मतलब ऐसा हो सकता था। तो मैं रोता नहीं था, मतलब जब तक वहां से घर से नहीं निकलता था तब तक आंसू चाहे कैसे भी हो आंखों से निकलने नहीं देता था। लेकिन जब वहां से निकलता था तो भाई साहब थोड़ी देर बाद तो ऐसे आंसू निकलते थे आंखों तक, एयरपोर्ट तक जाते जाते दुख होता था बहुत। मम्मी की भी आंखों में आंसू होते थे। ये बहुत मुश्किल काम है, और ये काम तब हो जब आपकी मम्मी पापा बुजुर्ग हो तो और ज्यादा मुश्किल है फिर ये। देखते हैं फिर क्या करती है वो। बट ऑल आई सेड वाज, ऐसे टाइम पे जब बच्चे को, इस पोएट को पुराना दर्द याद आता है, अपना बचपन का डर याद आ जाता है क्या कि कहीं अपनी मम्मी से दूर ना हो जाऊं, तब वो क्या करती है, ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अम्मा, जल्दी आपको देखूंगी मैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और जो भी मैंने किया पूरे टाइम इस वक्त मैंने क्या किया, बस स्माइल किया और कुछ नहीं किया। क्या मतलब है इन दोनों लाइंस का? आपको मालूम है कि ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है दोबारा मिले ही ना पोएट अपनी माता जी से, जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेसिस पे। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्यों कहती है कि अम्मा जल्दी मिलेंगे? क्यों वो स्माइल करती है ऐसे मोमेंट पे भी जब उसको बहुत दुख हो रहा है, शायद रोने वाली है, आंखों में आंसू आने वाले हैं, लेकिन उस वक्त भी वो स्माइल करती है बस, और स्माइल करके बोलती है अम्मा सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। क्यों बोलती है ऐसा? क्या कारण है? आप लोग को, हम लोग ऑन अ डेली बेसिस ये काम करते हैं, पता है आप लोगों को। इसलिए ऐसा करती है कि एक तो अपनी माताजी की हिम्मत बांधना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू रीअश्योर हर मदर, अपनी मम्मी को रीअश्योर करना चाहती है। शायद उसकी मम्मी ऑलरेडी ये समझ रही है कि मैं बहुत बुजुर्ग हो चुकी हूं, तो वो ऐसा बोल के ना अपनी मम्मी की हिम्मत बांध रही है, उनको कंफर्ट कर रही है। दूसरा, वो अपने आप को भी समझा रही है कि शायद ऐसा नहीं हो, अपने आप को भी एक होप दे रही है, क्योंकि जा रही है ना छोड़ के अपनी मम्मी को ऐसी तकलीफ में, तो अपने आप को भी एक होप दे रही है कि शायद हम मिलेंगे। और इन अ वे उसके मन में जो गिल्ट है ना, उसको भी रिस्पॉन्ड कर रही है। उसके मन में गिल्ट है, दुख है, मतलब उसको अफसोस हो रहा होगा ना इस बात का कि मैं अपनी माताजी को ऐसे बुजुर्ग एज में, जब वो शायद ज्यादा टाइम तक ना रहे, छोड़ के जा रही हूं। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि वो ऐसा बोल के खुद को भी रियश्योर कर रही है, खुद को भी थोड़ा सा कंफर्ट करा रही है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी बच्चा पार्टी। समझ में आई क्या आप लोगों को? आशा करता हूं समझ में आई होगी। एक बारी बता दो, क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्लियर है? ओह, मैंने आप लोगों को शायद पहली क्लास में बोला था कि लाइफ्स रिचनेस कम्स फ्रॉम कनेक्शंस एंड इमोशंस, हैप्पीनेस, एम्पैथी, काइंडनेस, इवन सैडनेस। लाइफ में जो रिचनेस आती है ना, हमारी लाइफ जो हमको भरी भरी महसूस लगती है, अच्छी महसूस लगती है, बड़ी बड़ी महसूस होती है, वो तब होती है जब हम कनेक्टेड होते हैं लोगों के साथ। हमारे कुछ जेन्युइन लोग जिनसे हम दिल से जिनको पसंद करते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, और साथ साथ हम कुछ इमोशंस महसूस करें। जो इंसान किसी से कनेक्टेड ना हो, जो इंसान को जिसे कोई इमोशंस महसूस ना करे, वो इंसान ही नहीं है, उसको महसूस नहीं होगा कुछ। और इन इमोशंस को क्या होते हैं? खुश का इमोशन, दया भावना का इमोशन, लोगों से कनेक्ट करने का इमोशन, इवन दुख का इमोशन भी। दुख भी आपको, आपकी लाइफ को भरता है। अगर आप लोग दुख महसूस ना करो तो खुशी की वैल्यू नहीं होगी। तो आशा करता हूं समझ में आई होगी आपको। ये पोम बहुत ही प्यारी पोम लगती है, और मेरे को मेरी दादी बहुत, मतलब मेरी दादी की मुझे याद आती है इस पोम को पढ़ते हुए हर बारी। ये 2 चैप्टर्स हैं, एक आपकी 11th क्लास में है जो कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, एक ये है। ये दोनों पोएम ऐसी है भाई जो कि मुझे साल में 2 या 3 बार पढ़ानी पड़ती हैं, एंड एवरी सिंगल टाइम दैट आई टीच देम ये मेरे को हिला देती हैं अंदर से, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड था, बहुत प्यारी थी मुझे वो। और इन अ वे आई वुड से कि मम्मी पापा बिल्कुल ढील हेल्दी है, लेकिन दादी का बहुत प्यार मिला है मुझे, फेवरेट था दादी का मैं। तो दादी मेरी मुझसे बहुत बहुत लाड़ करती थी। और अगेन वही बैंगलोर वाला समय आया, जब मैं वापस आया एक बारी बैंगलोर से, तो मेरे साथ एक वाक्य हुआ जो मुझे आज तक याद है, हमेशा याद रहता है। और इससे स्पेशली याद आता है जो आखिरी इमेज है ना, जब वो अलविदा ऐसे बोल रही है माता जी, तो मुझे उससे याद आता है मैं अपनी अम्मा से मिलने के लिए बड़ा वेट कर रहा था। हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए आया बैंगलोर से, सीधा मैं अपने घर पे आया। जब मैं उनसे मिलने के लिए आया तो मैं कैब में बैठा था, और मैंने देखा दूर से कि दादी माँ आज गली में खड़ी हुई हैं, और दादी माँ भी दूर से देख रही थी कि कौन सी कैब आ रही है, क्या मतलब ऐसे कैसे कैब आ रही है आज। तो उनको शायद लगा कि मैं आ रहा हूं, कि मैं कैब में अक्सर आता था उससे पहले। तो मैं जब नीचे उतरा, जैसी गेट खुला, तो दादी माँ के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आई, एकदम से एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड स्माइल आई उनके चेहरे पे, और मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई।
कि दादी माँ खुश होगी मुझे देख के, है ना, आंखों का तारा होता है जैसे बच्चा कोई तुम्हारा, तुम किसी की आंखों के तारे होगे ना अगर, तो तुमको समझ में आ जाएगी ये बात, कैसे चमकता है उनका चेहरा तुमको देख के। तो दादी माँ का चेहरा ऐसा चमकता था मेरे को देख के। उनकी नजर से देखूं खुद को तो मैं दुनिया का बेस्ट इंसान हूं, ऐसा लगता था मुझे उनकी नजर से। मतलब वो ऐसे देखती थी मुझे कि मेरा बेटा सबसे अच्छा, सबसे बहादुर, सबसे इंटेलिजेंट, सब कुछ है मेरा बेटा, मेरा पोता। एनीवे, तो उन्होंने देखा मुझे, और जैसे ही मैं उतरा मैं उनके पास जाने लगा, मैंने कैब वाले भैया को बोल दिया कि रोक लो यहीं पे, मैं उनके पास जाने लगा। तो एक मोमेंट उनके चेहरे पे क्या खुशी थी, और अगले मोमेंट उन्होंने वो एकदम से बिलक बिलक के रोने लगी यार। अगली मोमेंट शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, एकदम जैसे बहुत तकलीफ में कोई हो ना इंसान, ऐसे आंसू से वो, वैसे दुख के साथ वो रोने लगी एकदम से। एंड इट ब्रोक माय हार्ट, एकदम से दिल सा टूट गया मेरा कि यार क्या हुआ दादी को ऐसा। एंड मैंने हक किया उनको, उन्होंने मुझे हक किया। बोली थी, उन्होंने बोला कि मैं तुझे बहुत याद कर रही थी, पता है मैं बहुत याद कर रही थी, मेरे को आजकल पैर वैर में थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं बड़ी परेशान सी हो रही हूं। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे इतने सारे लोग थे, सब ध्यान रख रहे थे आपका, आप क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन एक कनेक्शन होता है ना इंसान का, जिसके साथ बहुत लगाव हो, उसके सामने आपका दर्द निकल के आता है एकदम से बहुत ज्यादा। सब ध्यान रख रहे थे दादी माँ का, सब बहुत प्यार करते थे उनसे, आज भी करते हैं, लेकिन दादी माँ को मेरे से विशेष लगाव था। तो मैं जैसे ही सामने आना, उनको वो तकलीफ एकदम से उनको याद आई, उन्होंने मुझसे बताई, और एंड शी हग्ड मी। हाँ, खुशी के आंसू थे बिल्कुल, हम दोनों ही, मेरे भी आंखों में आंसू से आ गए। लेकिन ओह, आई रिमेंबर दैट टाइम, वो याद करता हूं मैं, और दादी माँ का जो कनेक्शन है ना, वो याद आ जाता है मेरे को हर बार इस स्टोरी को पढ़ के। मैं थोड़ा सा दुखी जरूर होता हूं इस बात को याद करके कि ऐसा वो दादी माँ अब नहीं रही, लेकिन जो जेन्युइन कनेक्शन था ना, मैं आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, भगवान की बड़ी कृपा रही है कि मैं उसको महसूस कर पाया। और जीते जागते जब वो थी तब तक भी हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे साथ में, हम लोग अक्सर बैठा करते थे। दादी माँ से मैं कहानी पूछा करता था कि दादी माँ बताओ क्या रहा आपका, कैसा कैसे हुआ, आपकी शादी का बताओ मुझे। तो दादी माँ ने कहा यार हम लोग की शादी हो गई थी 14-15 साल में, लेकिन उस वक्त गौना नहीं होता था। गौना मतलब जब आप शादी के बाद लड़की घर आती है लड़के के, इसको गौना बोला जाता था पहले में। तो क्योंकि वो 18 साल से कम की एज में शादी हुई है, इसलिए 18 के बाद, शायद 18 के आसपास उनको घर लाया जाता था, इसको गौना बोलते हैं। तो दादी माँ कहती थी कि 3 साल तक मेरा गौना ही नहीं हुआ क्योंकि हम अंडर एज थे। तो तेरे दादू ना मेरे को लेटर लिखा करते थे। तो मैं कहा अच्छा क्या लेटर लिखा करते थे यार, दादू तो बड़े रोमांटिक थे। कह रही हाँ लेटर लिखा करते थे, और एक बारी ना इन्होंने लेटर लिखा और मैंने जवाब नहीं भेजा उसका, मैं किसी कारण से जवाब भेज नहीं पाई। उस टाइम ऐसे थोड़ी होता था कि व्हाट्सएप है सीधा जवाब भेज दिए। तो उस टाइम किसी कारण से मैं दादू माँ तेरे दादाजी का जो लेटर था उसका जवाब भेज नहीं पाई। तो दादू तेरे गुस्सा हो गए, मुझे लेटर नहीं दिया उसके बाद, मतलब उसके काफी टाइम बाद मुझे लेटर नहीं भेजा। अब मेरे को लगा यार तो मैं हमारे पति परमेश्वर नाराज हो गए। अब मैं ये सारी कहानी सुनते हुए इतना हंसा, मतलब भाई मैं तुमको इतना बता रहा हूं कि इतना एंजॉय किया ना मैंने दादी के साथ ऐसे बात करके, कुछ कुछ पुरानी कहानियां सुन के, बहुत बहुत हंसा, मैं बहुत हंसा सच बस। मतलब बहुत ही प्यारी थी दादी माँ, बहुत ही प्यारे थे दादू मेरे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है, ख्याल कुल मिला के बात यह है कि आप लोग अगर इस फेज में हैं जहां पर जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपके दादा दादी हैं ऐसे थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा उनके साथ टाइम बिताइए। बिलीव मी, आप लोग उनके साथ जो टाइम बिताओगे ना, आप पूरी लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। मतलब वो ऐसा समय होगा, जो चीजें आपको बताएंगे, जो चीजें आपको सिखाएंगे, अगर आप उनसे थोड़ा सा लगाव और जताओगे, अभी भी सिखाना चाहते होंगे आपको, लेकिन आप थोड़ा सा लगाव रखोगे ना उनसे, तो आपको ऐसी चीजें सिखा के जाएंगे जो कि आपको बनाएंगी, जो महान इंसान को बनने के लिए चाहिए होता है कुछ, है ना, कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, तो फिर से भाव से भर दिया है मुझे इस इमोशन ने। स्टोरी का मैसेज क्या है, देखो स्टोरी की सीख बड़ी सिंपल सी है, ये है सीख। डू नॉट बी सो बिजी इन फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स दैट यू फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू द मोस्ट। अपने लाइफ के डिजायर्स को पूरा करने में इस कदर ना लग जाओ कि आप जब आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत हो तब आप उनके लिए अवेलेबल ही ना हो, तब आपके पास उनके लिए समय ही ना हो। ये बहुत दुखदाई होता है, मतलब राइट। तो सब कुछ करो, अचीव करो अपनी हाइट्स, जो आपका गोल है उसके लिए अचीव करो, लेकिन इंश्योर करो कि आप जैसे खाना खाने के लिए टाइम निकालते हो ना रोजाना, कुछ अपने इंस्टा स्क्रॉल करने के लिए टाइम निकालते हो, जैसे ऐसे थोड़ा सा टाइम आप अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी दो रोजाना, 5-10 मिनट 15 मिनट, बस दैट्स इट, इतना भी काफी है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आएगी, है ना, समझते होंगे आप इस बात को। कुछ क्वेश्चंस हैं, बताइए, एमसीक्यूज कर रहे हैं आप लोग भी, मुझे बताइएगा प्लीज कि आपका किस तरह का कनेक्शन है अपने दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी इमोशनल स्टोरीज आपकी हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। I'd love to know, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर शेयर करेंगे तो, क्योंकि मैंने खुले दिल के साथ शेयर करी आपकी। मैं जनरली आप लोगों को बताया कि इंट्रोवर्ट इंसान हूं, बहुत कम बोलता हूं बाहर लोगों के साथ अगर मिलता हूं तो,
और लेकिन आप लोगों के साथ पता नहीं क्या बात है यार, मैं शेयर कर लेता हूँ सब, क्लास में पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छी बात भी है मुझे लगता है, शायद आप लोगों को पास ऑन करना चाहता हूँ कुछ जरूरी बातें, ये गोल रहता है। तो आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइएगा, है ना? फाइन। और अरे परेशान ना हो यार, आई हैव नो ग्रैंड पेरेंट्स, कोई बात नहीं। तो जो मैंने कहानी बताई, आप ये मान लो कि आपकी दादी थी वो, और अब मेरी जगह आप थे, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोगों के पास सब कुछ थोड़ी होता है, लेकिन जिसके पास जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ना हम लोग, क्या बात हो गई फिर? कोई बात नहीं, मेरे पास भी सब कुछ थोड़ी है यार, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं एंजॉय करता हूँ, आपके पास भी जो है उसको आप एंजॉय करिए, जो नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे यार, क्यों परेशान होते हो आप लोग, है ना? फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसके, आई नो कि स्टोरी ऐसी है कि इसमें आप थोड़ा सा डूब जाते हो, ये आपको रात तक शायद ऐसे रखेगा मन में आपके बात ये, बट चलिए कोई बात नहीं, ये इमोशंस महसूस करने जरूरी है। क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर्स मून इज वेल्ड, वेल्ड मतलब होता है घूंघट, छिपा हुआ होना, जैसे कि विंटर मून की ब्राइटनेस छिपी होती है बिहाइंड हेज एंड मिस्ट, हेज और मिस्ट के पीछे। सिमिलरली ऑप्शन 4 आपके सामने है, पढ़ के मुझे आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शंस आपके सामने मैंने दे दिए हैं, एक बार आंसर दीजिए जल्दी से पढ़ के, बताइए कुछ क्वेश्चंस हैं। विंटर के मून की ब्राइटनेस को ढक देती है, ऐसे ही एज की वजह से माता जी का जो यूथफुल अपीयरेंस है वो फॉग हो गया है, वो ढक गया है, वो डल दिख रहा है अब इस वजह से। ऑप्शन बी, 68% ऑफ यू गॉट राइट। द पेन ऑफ सेपरेशन हैज शेडेड मदर्स एक्सप्रेशन, नहीं बच्चे, माता जी जो है वो इस वजह से सैड थोड़ी है, माता जी का जो चेहरा है वो इस वजह से डल थोड़ी हुआ है कि उनकी बेटी दूर जा रही है, उसकी वजह से शायद दुख होगा, लेकिन असल मायने में उनका जो चेहरा डल है वो एज की वजह से, एजिंग है ना, नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग की वजह से। फाइन, ओके कुछ क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, पांचों हर बारी पेपर में आते हैं, मतलब अलग अलग सेट में, तो पांचों ध्यान से बताओ। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, किस तरह का पेन और एक महसूस करती है? एक जगह बोलती है ना पोएट, दैट ओल्ड फैमिलियर एक अबाउट द अप्रोचिंग फ्लड, जवाब देना। बोर्ड्स की भी, सीबीएसई की फेवरेट पोएम है ये। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन डी, फियर ऑफ लूजिंग अर एजिंग मदर, अपनी एजिंग मदर को लूज करने का डर। 91%, क्या बात है यार, वाह। नेक्स्ट, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग, HEA प्रोसेस है ये, है ना, मृत्यु जो है इनएविटेबल है, ये भी एक आप बोल सकते हो इसमें। The trees were being cut down rapidly. The poet imagines them running for fun. The motion of the car makes the trees appear to move. A storm was making the trees sway wildly. Correct answer option C. कार के चलने की वजह से ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है वो मूव कर रहे हैं, असल में तो कार मूव कर रही थी। अरे भाई कमाल है, पोएट imagines them running for fun, ये कैसे यार, ये कैसे मान लिया आप लोगों ने, ये तो गलत होगा। नेक्स्ट, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? पोएट ने ये इमेजेस क्यों यूज करी हैं? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये इमेज क्यों यूज करी है पोएट ने? सोच के जवाब देना प्लीज इसका। गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे ट्रैजिक सिचुएशन से गुजारता है, बहुत लंबे समय तक मुझे लगता था कि यार ये ट्रेजेडी जो होती है ना लाइफ में, ये क्यों देता है भगवान, इतनी तकलीफ क्यों देता है कुछ लोगों को। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक किताब में एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी और मेरे कुछ सवालों का जवाब मुझे उससे मिला। उसमें लिखा हुआ था, ट्रेजेडी इज नेचर्स ग्रेट प्योरीफायर, ट्रेजेडी इज नेचर्स ग्रेट प्योरीफायर, इट प्योरीफाइज अवे द ईगो, इग्नोरेंस ऑफ योर सोल। ट्रेजेडी जो होती है ना लाइफ में, डिफिकल्टी जो होती है, ये नेचर का तरीका है आपके अंदर से कुछ नेगेटिव गुणों को प्योरीफाई करने का। इसका मतलब भगवान ने शायद आपको कुछ बड़ा देना है आगे चल के, इसलिए आपके अंदर की जो बेसिक गुण है ना, जो नेगेटिव है, उनको दूर कर देता है। सबसे पहले तो ईगो, घमंड आपके अंदर का खत्म करता है। फिर आपकी इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब आपके सामने कुछ सीखने के लिए लेकिन आप इग्नोर करते हो उसको कि नहीं मैं नहीं सीख रहा, मेरे को आता है सब, ये खत्म करता है ट्रेजेडी, है ना। और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो नेगेटिव गुण है ना, वो सब वॉश आउट हो जाते हैं जब आपकी लाइफ में ट्रेजिक सिचुएशन आती है ना। आप दया भावना से दिखते हो दूसरे लोगों को। तो ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ डिफिकल्ट चल रही है ना अभी, तो ये मत सोचना कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा हुआ आपके लिए, आपको बस तैयार कर रहा है उसके लिए। Why has the poet brought in the image of married children? क्यों लेके आया इस इमेज को? बच्चे married children spilling out of their homes वाली इमेज क्यों लेके आया पोएट? To show the chaos in neighborhood, to depict a contrast to her mother's aging and frailty, to indicate school time in the morning, to suggest the children were chasing the poet's car. Option B correct answer है, क्योंकि वो कंट्रास्ट दिखाना चाहता था। अंदर जो कार में बैठी थी जो कि काफी
मतलब उनकी माता जी की जो इल जो कि अंदर बैठी थी उनके साथ कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहता था, बाहर जो लाइवली सीन था उसके साथ बेसिकली। ये आपका आंसर है, 83% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लॉट में, मानिए हर साल पूछती है सीबीएसई, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आना, ठीक है। आप जिस मतलब किसी ना किसी सेट में तो पूछा ही जाता है, ये आमूमन सारे सेट्स में पूछा जाता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि किसी ना किसी सेट में तो आपको एक क्वेश्चन दिखता ही है हर साल, एवरी सिंगल ईयर, पक्का आता है ये। आपके प्री बोर्ड में भी आपको दिखेगा, आपके स्कूल के एग्जाम्स वो भी जो होंगे उनमें भी दिखेगा, और बोर्ड में भी दिखेगा, गारंटी है ये पक्का। क्यों भाई, क्यों कंपेयर किया उनकी माताजी को लेट विंटर मून से? बड़ा अच्छा कंपैरिजन है वैसे बाय द वे। बिकॉज द मून इज फुल एंड ग्लोइंग लाइक हर फेस टू शो द सेरेनिटी एंड कामनेस एंड एक्सप्रेशन। सेरेनिटी मतलब होता है शांति, है ना, प्योरिटी। To indicate her old age, paleness and fading vitality, because her face looked round and bright like the moon. क्या आंसर है बच्चा पार्टी इसका भी सोच के जवाब देना। क्या, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है यार, आप लोग सारे जवाब सही दे रहे हो, फैंटास्टिक। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जो पार्टिंग वर्ड्स हैं पोएट के वो क्या सिग्निफाई करती हैं? जो पार्टिंग वर्ड्स मतलब जाते हुए, अलविदा बोलते हुए पोएट कौन से वर्ड्स बोलती है? शी सेज ना, सी यू सून अम्मा, और उनकी स्माइल, ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं यानी कि जाते हुए जो शब्द उन्होंने बोले वो, और उनकी स्माइल, ये क्या सिग्निफाई करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं? में जो होता था सब कुछ उनके लेके, मतलब इट्स सच अ प्लेजर टू लिसन टू द रिस्पॉन्सेज दैट दे गिव यू, मजा आता है बहुत। She is trying to comfort her mother and hide her sorrow. She is angry but doesn't express it. She is excited to be traveling alone. She has nothing else to say at that moment. क्या आंसर है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, आई बिलीव, है ना। कि कुछ बच्चे ऑप्शन सी लिख रहे हैं, एक्साइटेड टू बी ट्रैवलिंग अलोन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कि वो उसको एक तो अपनी माताजी को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है, रीअश्योर करने की कोशिश कर रही है, और अपना भी दुख छिपाने की कोशिश कर रही है ना, ऑप्शन ए। 84% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश भाई आप लोगों को, बहुत बहुत शाबाशी। अब चलते हैं, चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं एक बारी। पोएटिक डिवाइसेस जो इसके अंदर है वो एक बारी देख लेते हैं। बिफोर दैट एक बारी आपकी स्टैंडिंग्स आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। तो जनाब जैदी, आरडीएक्स यथार्थ, आरडीएक्स साहब हमारे पास हैं एक, राजसी मिश्रा, मैम्बो चौधरी, सैयद अरहान नवाज, अग्रिमा मिश्रा, प्राची शर्मा, अनिमेश सरकार, अश्मीत, आयनमैन नशद। क्या बात है, वाह, टॉप 10 को बधाई हो। बाकी लोग भी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनको शाबाशी, जिन्होंने कोशिश करी है लेकिन आंसर गलत हो गया उनको भी बहुत बहुत शाबाशी। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब जो आपने गलती करी एक बार उसको देख लेना, उसमें अब याद रहना चाहिए आपको क्या पॉइंट, क्या आंसर सही बनता है, ठीक है। चलिए पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ये एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स वैसे तो यहां से लेके यहां तक पूरा बनता है, एक बारी बताओ क्या कौन सा यूज हुआ है इसमें। बारी बारी से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कल ही हम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं, तो मुझे बताओ एक बारी, कल ही पढ़े हम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस, तो फटाफट से बताओ एक बारी। मेरे 6 on 6 हैं, क्या बात है, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस, वैसे तो कायदे से यहां से मुझे यहां तक अंडरलाइन करना चाहिए, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये पूरा जो है उनका फेस ऐसे कलरलेस था जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। ये जो लाइक वर्ड है ना, ये इससे आपने पिक कर लिया होगा कि यहां पर सिमिली यूज हुआ है, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, उनके फेस को एक डेड बॉडी के साथ। क्यों? कलर की वजह से। फाइन, ये वाला बताओ आप, ट्री स्प्रिंटिंग, ट्रीज दौड़ रहे थे, स्प्रिंट कर रहे थे पेड़, क्या यूज हुआ यहां बताओ? ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे थे, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ शाबाश, पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाया, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, यहां ये सोच के देना जवाब, ये सोच के देना, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, खुश बच्चे स्पिल कर रहे थे, स्पिल है ना, जैसे मैं इस ग्लास को यहां तक भर दूं और इससे पानी ऐसे गिर जाए, एकदम से स्पिल हो जाना, गिर जाना, है ना, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल से एकदम से वो निकलता है उसके साथ जब जुप ऐसे करके, तो हाँ, एक तो बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि पूरी पोम में आप मान सकते हो कि थ्रू आउट द पोम इमेजरी तो है ही हर जगह।
आप जितने भी पढ़ रहे हो ना ये सारे एक्सप्रेशंस, इनको इमेजिन तो कर ही पाते होगे ना, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, ट्री स्प्रिंटिंग, हर फेस, तो ये सब इमेजरी का तो बखूबी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है पूरी पोएम। ठीक है, उसके साथ साथ यहां मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में स्पेसिफिकली क्या है भाई, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग में मेटाफर है, मेटाफर है ना। मैरी चिल्ड्रन ऐसे बाहर आ रहे हैं जैसे कि बॉटल से एक पानी निकलता है एकदम तेजी के साथ, है ना, ये हो गया बेसिकली, इसलिए बोला है मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, इसलिए मेटाफर है। क्यों मेटाफर है, क्योंकि यहां मैरी खुश बच्चों को कंपेयर किया गया है, ऐसे बाहर आ रहे हैं वो जैसे कि बॉटल से पानी बाहर आता है, इतनी तेजी के साथ एकदम से बाहर आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसलिए मेटाफर है, इमेजरी तो है ही, इमेजरी तो है ही सारा, है ना। नेक्स्ट, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब यहां से लेके यहां तक, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये बताइए अब, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहां पर कौन सा है बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बता सकते हो क्या। हाँ, एज, एज यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो एज है इसकी वजह से आप मान सकते हो यहां पर क्या है बच्चा पार्टी, ये दिस इज अ, दिस इज अ, दिस इज अ, दिस इज अ, कौन सा यूज करूं यार, चलो ओके, ये वाला यूज कर लेते हैं, चलो ये भी सिमिली है ना, ये एज जो आपने देखा इसकी वजह से, फाइन। अब यहां देखो, स्माइल, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो स्माइल है 3 दफा, ये स्माइल है ना, 3 बारी जो यूज किया गया, यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है बताओ एक बारी, यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बताइए 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 बताइए। हाँ शाबाश बच्चों, ये तो बहुत इजी है, रिपीटिशन, रिपीट हुए ना 3 वर्ड्स बस, तो रिपीटिशन हो गया, सिंपल। ठीक है, फाइन। कोई और पोएटिक डिवाइस है जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, मेरी तरफ से तो यही है मेन, वैसे कोई और पोएटिक डिवाइस जो आपको लग रहा हो, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो पॉइंट आउट करना, बताइए अगर लग रहा है तो। रिपीटिशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बच्चे हैं REPI लिख रहे हैं, नहीं, REPETITI वो नहीं होती रिपीटिशन की स्पेलिंग। ठीक है, फाइन, इजी पीजी आई बिलीव, मुझे लगता है बहुत ही आसान था ये पूरा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, बस एक बार बता दो, बता सकते हो तो। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए, कहां पर है क्वेश्चन, तो मैं लेके आया हूं वैसे बहुत सारे। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, क्योंकि यहां पे भी वो वाले क्वेश्चंस मिल गए मुझे। ओके, कोट एन एग्जांपल ऑफ सिमिली यूज इन द पोएम, इस पोएम में कौन सा एग्जांपल है सिमिली का, इन चारों एक्सप्रेशंस में से बताओ सबसे पहले। आप मान लेंगे बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। हाँ, राइम स्कीम कोई पूछ रहा है, तो राइम स्कीम इसकी फ्री वर्स है, इसमें कोई राइम स्कीम है ही नहीं, ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। ठीक है, राइम स्कीम नहीं है इस पोएम के अंदर, फ्री वर्स है। हालांकि राइम स्कीम के क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं, बट अगर कोई पूछे फिर भी तो पता होना चाहिए आपको। कोट एन एग्जांपल ऑफ सिमिली यूज इन द पोएम, फैमिलियर एक, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वॉन एंड पेल, द मैरी चिल्ड्रन। बताओ बताओ बताओ, बड़ा सिंपल है, बिली, इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा। ऑप्शन बी, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, अभी बताया आप लोगों ने, अभी देखा ये बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, बताइए जल्दी से, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है इसमें। बताओ 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 बताओ, ट्री स्प्रिंटिंग, जल्दी बताओ। सिंपल आई बिलीव, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रेज को स्प्रिंट करते हुए बोला है, तो ऑप्शन क्या बन गया आंसर इसका, ऑप्शन हाँ सी, करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन, स्प्रिंट करते हुए बोला, ह्यूमन क्वालिटी दे दिया ट्रीज को, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है,
समझ में आ गया, आई बिलीव पूरी पोम समझ में आ गई। मुश्किल आंसर जो है क्वेश्चंस वो भी हम लोगों ने कर लिए हैं। जो क्वेश्चंस हैं यही है बार बार रिपीट होते हुए, तो मैं पहुंचते हैं इसके साथ हम इस क्लास के एंड पर। ठीक है, सैटरडे है, वीकेंड है, और आप लोग को बहुत लंबा सेशन में नहीं लेना चाहता था आज। आई बिलीव यही एक इकलौती क्लास है, तो अब आप लोग फ्री हैं, आप लोग वीकेंड आप एंजॉय करें। ध्यान रखें अपनी फैमिली का, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है आपके चारों तरफ, उसमें कुछ भी एस्केलेशन